बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है और ये क्वेश्चन बच्चों जो है वो अपनी एनसीईआरटी का है। Exactly. और लिखा हुआ है ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third turn and compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist. तो बच्चों सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है वो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पर बच्चों हमें सिर्फ क्वेश्चन बना कर दिया है, इसका डायग्राम कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, वो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ओ। और क्वेश्चन में बोला गया कि 500 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो इसको 500 मीटर स्ट्रेट चला देते हैं। ये हो गया 500 मीटर और बिल्कुल सीधा सीधा चल कर गया। बच्चों डायरेक्शन ये अगेन मैं आई कैप ले रहा हूं और अपवर्ड मतलब ये वाली क्या ले रहा हूं, जे कैप। तो बच्चों ये हो गया 500 मीटर और ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ए। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी बिल्कुल ऐसी थी, स्ट्रेट, है ना? कैसी थी? बिल्कुल स्ट्रेट। पर उसे नोटिस किया 500 मीटर हो चुके हैं, अब उसको अपने लेफ्ट साइड 60 डिग्री पर मुड़ना है। तो बच्चों ये ऐसे चल रहा है, तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। अगर मैं बिल्कुल सीधा ऐसे मोड़ दूं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, पर हमें 90 से कम यानी 60 डिग्री पे मोड़ना है। तो ये कुछ इस तरह से मुड़ गया होगा एट एन एंगल 60 डिग्री। ये हमने 60 डिग्री मार्क कर दिया और ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया कौन सा, बी। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से सेट हो चुकी है। ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। फिर उसने नोटिस किया कि अगेन वो 500 मीटर चल गया है, ये उसने 500 मीटर फिर कवर कर लिया और फिर उसको अपना लेफ्ट टर्न लेना है कितना, 60 डिग्री। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टर्न दे दूं तो वो तो कितना हो जाएगा, 90। पर हमें अगर देखना है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो 60 डिग्री पर उसको मोड़ना होगा। तो ये हमने कुछ 60 डिग्री पर ऐसे मोड़ दिया। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये एंगल अभी भी कितना है, 60 डिग्री। ऐसे ये मुड़ चुका है और फिर से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। और बच्चों अब अगर ऑब्जर्व करें तो ये बी है, तो इसको नाम दे देते हैं सी और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। अब फिर से वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, कहां पे, लेफ्ट में। तो अब ऐसे चल रहा है, तो ये साइड राइट और ये साइड लेफ्ट। तो बच्चों बिल्कुल से ऐसे मैं परपेंडिकुलर मोड़ दूं तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 60 डिग्री पर मोड़े तो ये कुछ 60 डिग्री ऐसा बनेगा। और फिर से 500 मीटर उसने कवर किया, ये पॉइंट डी, और ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगेन उसको 60 डिग्री लेफ्ट मोड़ना है, तो बच्चों ऐसे चल रहा है, तो ये राइट और नीचे लेफ्ट। तो 60 डिग्री पर मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। मान लेते पॉइंट ई और ये हो गया 500 मीटर और एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, लाइक दिस। कुछ हेक्सागन जैसा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑब्जर्व कीजिए, एट लास्ट अगर हम लोग देखें तो वापस से वो 500 मीटर चलते हुए अपनी इनिशियल लोकेशन पे आ जाएगा और ये 60 डिग्री का टर्न लिया। बच्चों जैसे ही हम लोगों ने डायग्राम बनाया तो सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये हमें दिखाई दे रहा है एक हेक्सागन। और अगर ये हेक्सागन दिखाई दे रहा है तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है थर्ड टर्न के लिए, तो फ्रॉम लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, मतलब यहां से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं यहां से उसने स्टार्ट किया जैसा हमने कंसीडर किया था, तो अब काउंट कीजिए टर्न कौन कौन से हैं। टर्न नंबर 1, टर्न नंबर 2 एंड टर्न नंबर 3। ये कौन सा होगा, 4, 5, 6 और फिर रिपीट होते जाएंगे 7, 8, 9 इस तरह से। तो हमें क्वेश्चन जो दिया है वो थर्ड टर्न के लिए दिया है। बच्चों वैसे तो इसका अगर रेगुलर हेक्सागन है तो प्रॉपर्टीज अगर हमको याद है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो कैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये इनिशियल ये फाइनल, जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। अब बच्चों अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो जैसा मैं बोला था डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है और हमें इसकी प्रॉपर्टीज याद रहती है, तो ये लेंथ अगर a है तो ये लेंथ कितनी होती है, 2a। ये लेंथ कितनी है, a, तो ये लेंथ कितनी होगी, 2a। तो बच्चों 2a है तो वैसे ही आंसर पता चल गया। a अगर 500 है तो 2a कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हो गया इसका आंसर। बट ठीक है, अभी तो हम लोग इसको ऐसा मेथड डिस्कस किया जिसको याद रखना पड़ेगा। बट इसको अगर हम लोग वेक्टर मेथड से सॉल्व करें तो बच्चों अब देखें, हम लोग लिखते भी जाएंगे और कंपोनेंट्स भी करते जाएंगे। चेक कीजिए, O से A तक सबसे पहली लेंथ, अगर हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट S कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस AB प्लस BC। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो ऑब्जर्व कीजिए, वेक्टर S इज इक्वल टू OA
प्लस ए बी प्लस बी सी। बच्चों ओ ए वैक्टर जो बिल्कुल सीधा चला था वो कितना था 500 आई कैप। अब बात करते हैं ए बी वैक्टर की। तो बच्चों ए बी वैक्टर हमें सॉल्व करना है और इसको हमें ध्यान से सीखना पड़ेगा। ए बी वैक्टर कितना है चेक कीजिए बच्चों। ये वैक्टर है आपको 60 डिग्री पर इंक्लाइन दिखाई दे रहा है। क्या इसके कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो अगर इसके कंपोनेंट करें तो ये होगा 500 cos 60 आई कैप, और ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा 500 sin 60 जे कैप। पहले इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। देख लीजिए ध्यान से 500 cos 60 आई कैप और 500 sin 60 जे कैप। तो यहां पर मैंने लिखा 500 cos 60 आई कैप प्लस 500 sin 60 जे कैप। बच्चों हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है वेक्टर बीसी। ऑब्जर्व कीजिए बीसी वेक्टर ये दिया है, हमें इसके कंपोनेंट्स करने हैं। तो बच्चों कंपोनेंट करने के लिए हमें एंगल चाहिए, और एंगल अगर हम लोग निकालें तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी कितना होगा 60। ये 60 डिग्री ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि टर्न उसने लिया। अब बच्चों ये पूरी जो रेड कलर की स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है ये यहां से आता का एंगल कितना 180, ये हो गया 120, तो कंपोनेंट करने के लिए ये कितना हो गया 60। और अब हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो 500 मीटर का ये कंपोनेंट होगा -500 cos 60 आई कैप, और ये हो जाएगा 500 sin 60 जे कैप। तो बच्चों वापस से हम लोग अभी अपने सॉल्यूशन पर इसको ऐड कर देते हैं। याद रखिए -500 cos 60 आई कैप और 500 sin 60 जे कैप। तो -500 cos 60 आई कैप और दूसरा था 500 sin 60 जे कैप। तो बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस आई में और ये माइनस आई में सिमिलर वैल्यूज है। तो वेक्टर एस इज इक्वल टू बच्चों देखिए 500 आई कैप, हम इनको ऐड कर सकते हैं बच्चों। sin 60 √3/2, 2 से ये 250 टाइम कैंसिल, तो 250 √3, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 250 √3, तो टोटल हो जाएगा 500 √3 जे कैप मीटर। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, पर हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 1000 मीटर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली उस शॉर्ट मेथड से डिस्कस किया था। अब सर बता रहे हैं आपको डिस्टेंस कैसे इसमें कैलकुलेट करना है और उसमें रेशियो हमें निकालना है, कंपैरिजन करना है। जैसा कि सर ने बोला थर्ड टर्न तक सर ने डिस्प्लेसमेंट ढूंढ दिया। अपन डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड। तो सबसे पहले वो ओ से ए गया, ए से बी, फिर देन बी से सी। अब यहाँ पर सबको सिर्फ आपको ऐड करना है, डायरेक्शन देखना ही नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। 500 प्लस 500 प्लस 500, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 500 प्लस 500 प्लस 500 दैट इज 1500। और आपको दोनों कंपेयर करना था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 1000 मीटर है और डिस्टेंस 1500 मीटर है। इसका इतना सा मतलब है कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। और अगर आपको रेशियो लेना हो तो आप इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर क्यों ना इसमें होमवर्क दे देते बच्चों बिल्कुल को। सर, एक अच्छा क्वेश्चन है तो बच्चे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक होमवर्क होना चाहिए। क्या लगता है कौन कौन सा टर्न बच्चों को दे देना चाहिए? सर थर्ड तो अपन ने कर ही लिया है, बिल्कुल। एक फिफ्थ दे दीजिए और उसके बाद एक 8th टर्न दे दीजिए। बिल्कुल। तो बच्चों एक 5th और एक 8th सर ने आपको होमवर्क दिया है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है 5th एंड 8th टर्न के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप सॉल्व करके रखें। उनको कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा आप जब सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स कांटेक्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड इज p. If the wheel starts pure rolling and completes half revolution, then find out magnitude of displacement of point p. अब बच्चों प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि जो पहिया है वो गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, उसके अंदर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। मतलब वो कहीं ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि फिसलते हुए घूम रहा है। इसका प्योर रोलिंग का मतलब है वो प्योरली एक प्रॉपर सरफेस है और उस पर गोल 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 घूमते हुए जैसे नॉर्मल कंडीशन जाता है वैसा चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये अपना कोई पहिया है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड पे है वो क्या है, P है। अब बोला गया है हाफ रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
तो सोचे आधा रेवोल्यूशन का मतलब पहिया कितना घुमा, आधा घुमा। आधा घुमा तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है तो पहिया ऐसे क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा। तो उस केस में ये आगे जाते हुए आधे रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा, बिकॉज यहां पर आधा रेवोल्यूशन हुआ है। मान लो पूरा होता तो क्या होता, और आगे पहुंच जाता और पॉइंट पी यहां पर इस जगह पहुंच जाता वापस। तो अभी अपने से सिर्फ पूछा गया है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से हाफ रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट पी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। तो सोचो पॉइंट पी का, जैसे सर ने आपको एक डेफिनेशन बोली थी शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या पॉइंट पी का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा? बिल्कुल। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है ब्लैक वाला तो इसका इतना सा मतलब हुआ मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब इसकी लेंथ निकालनी। अगर मुझे लेंथ मिल गई तो वही मेरा आंसर होगा। पर लेंथ के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सोचो क्या ये पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? 2r। 2r, बिल्कुल। क्या ये डायमीटर ही है तो होगा 2r। अब r के लिए आपको देखिए कैपिटल R, तो आई कैन से दिस इज 2 इंटू कैपिटल R। अब बच्चों दूसरी बात आती है कि क्या ये हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है, और ये जो नीचे वाला पाथ है अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो मैं इस हाइपोटेन्यूज को निकालूंगा, जो वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। पर अब इसको कैसे निकालें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का ये जो पाथ है ये वाला, इसको कैसे निकालें? तो सोचो पहिया अगर एक कंप्लीट ऐसा प्योर रोलिंग करता है, रेवोल्यूशन करता है पूरा आगे घूमते घूमते, तो उस पॉइंट पे कैसे कवरेज हुआ? ये पॉइंट पे यहां था जब इसकी प्योर रोलिंग हुई, और प्योर रोलिंग के बाद उसने हाफ की जगह 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, तब क्या होगा? तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट पे यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा क्या इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो अब मैंने बोला है कि यहां पर हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है, तो हाफ में 2 पाई आर का आधा होगा। अगर 2 पाई आर का आधा होगा तो इसका आधा कर दो कितना आ जाएगा? पाई आर। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई पाई आर। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इसको थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं डी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड मुझे ढूंढना है तो मॉड लिख देते हैं। तो लिख सकता हूं मॉड डी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, और दोनों में से r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बाहर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा r अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब बच्चों जनरली इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। मान लो मैं पूछता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है प्योर रोलिंग जब हो रही है तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप बोलोगे सर पॉइंट भी यहाँ था वापस यहाँ पर आ गया, तो ये 2 पाई आर ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं बोलता 1.5 रेवोल्यूशन हुआ तो 1.5 का मतलब है ये 2 पाई आर तो चला ही सही, इसके बाद व्हील और आगे गई और व्हील यहां तक पहुंच गई, पॉइंट भी यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस और कितना आ गया? पाई आर। और आपको इस पॉइंट से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। तो बस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना। बिल्कुल। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है स्पीड। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्पीड में, अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग अब पढ़ेंगे तो हमें उस क्वांटिटी का एक फील है कि एग्जैक्टली हमसे डिस्टेंस मतलब कितना लेंथ कवर किया उसकी बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता था वो ढूंढ कर निकालना है। अब बात चल रही है स्पीड की। तो बच्चों देखो अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड की बात करते हुए अब हमसे स्पीड का फील लेना है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्टिकल मूव कर रहा है, अब बात है स्पीड की। तो स्पीड के लिए क्या बोलेंगे? हाउ फास्ट, मतलब अब ये पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है। अभी तक तो था केवल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कितनी तेजी से कवर कर रहा है उस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पीड में कवर करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हमको अच्छे से पता है। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद टाइम। The rate at which distance is covered with respect to time is called speed। तो बच्चों स्पीड को कैलकुलेट करने का हम लोग तरीका जानते हैं। इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। तो स्पीड को हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं, इसको तरीका जानते हैं, बहुत आसान है, डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव थी, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड भी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। हाँ ये जीरो हो सकती है कब? जब पार्टिकल किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इसकी स्पीड कितनी है? जीरो।
बट यस अगर ये स्पीड की बात करें तो या तो पॉसिबल है जीरो जब ये किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके साथ हमें कभी भी डायरेक्शन नहीं बतानी है। दूसरा लिखा हुआ है इसकी डायमेंशंस, तो देखिए डिस्टेंस की हो गई L1 और डिनोमिनेटर में टाइम की हो गई T1। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगी m0 L1 T-1। यूनिट अगर हम लोग बात करें तो ये मीटर और ये सेकंड, तो SI सिस्टम में हो गई मीटर पर सेकंड और CGS सिस्टम में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों नोट क्या लिखा हुआ है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी जीरो। मूविंग पार्टिकल मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है मूविंग पार्टिकल। मैंने बोला मूविंग पार्टिकल के लिए कभी जीरो नहीं होगी, केवल और केवल पॉजिटिव हो सकती है। आगे लिखा हुआ है ये कभी भी मूविंग पार्टिकल के लिए जीरो और नेगेटिव नहीं होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों यहां पर एक और पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकती है, तो आंसर होगा बिल्कुल यस। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, मान लीजिए हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी हम लोग चला रहे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और रुक गए तो स्पीड को जीरो भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस केवल और केवल इंक्रीज होती है, बिल्कुल, पर स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें, बस ये नेगेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड की। अब उसके अंदर सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल आर, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। आसान भाषा में बोलूं ना तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि अगर वो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 5 मीटर ही कवर करेगा, उसके बाद भी नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब है हो सकता है कि पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 6 मीटर कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा हूं। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चों सोचो, जब अपन 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चलाते हैं तो अपनी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज कभी कोई सामने आ जाता है तो अपने को ब्रेक भी लगाना पड़ता है, कभी कोई गड्ढा आ जाता है तो स्पीड स्लो भी करनी पड़ती है। इसका मतलब वहां पर जो स्पीड होती है कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म इन द जनरल डे टू डे लाइफ। तो सर यहाँ पर क्या इन शॉर्ट हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं, सीधे शब्दों में अगर बात करें तो, कि मान कर चलिए कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, हम लोग एक इंस्टेंट की तरह मान लें, और पार्टिकल कुछ ऐसी स्पीड से चल रहा है कि जिस इंस्टेंट पर भी देखो हमेशा उसकी स्पीड एक जैसी नजर आ रही है तो वो कांस्टेंट, और अलग अलग इंस्टेंट पे अगर वो बदलती हुई नजर आए तो वो वेरिएबल। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? स्पीड यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन जीरो। सर ने वापस ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना। सपोज कोई सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ पर स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं गोल 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 घूम रहा हूँ, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? और जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर है, और वेक्टर है मतलब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी मतलब वहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना। और स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन हमेशा जीरो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बिल्कुल। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो होगा ही होगा, क्योंकि स्पीड अगर बदल रही है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल। तो ध्यान रखना है बच्चों इस चीज का। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो जनरली सभी बच्चे पूछते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगी तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो होगा ही होगा। आइए बच्चों अब हम लोग छोटा सा और डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्कशन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग एक कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसका हम लोग एसटी ग्राफ यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर बच्चों, यहां पर हम लोग उसके मोशन का एसटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये टी और ये एस, और मान लेते हैं उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ओरिजिन से वो स्टार्ट हो रहा है और उसके स्ट्रेट लाइन मोशन का कुछ ऐसा ये ग्राफ हम लोगों को दिया है। अब बच्चों ये हम लोगों ने मान लिया ओरिजिन, ये हम लोगों ने ओरिजिन मान लिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे जो चीजें पूछी गई, मान लीजिए हमसे बोला गया कि एक इंटरवल को ऑब्जर्व कीजिए, उसके मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों मान लीजिए हमसे बोला गया कि यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए और यहां तक का ऑब्जर्वेशन कीजिए।
और आप नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स तक के लिए अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। बच्चों इसके नीचे मान लेते हैं कि टाइम का कोऑर्डिनेट क्या है t1 और इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं कि टाइम का कोऑर्डिनेट क्या है t2। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग पोजीशन कोऑर्डिनेट लें तो वो कितना हो गया s1 और इसके लिए अगर हम लोग एक करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ले लें तो वो कितना हो गया s2। तो बच्चों हमसे बोला गया कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए स्टडी कीजिए, पार्टिकल की स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो बच्चों अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग एक बड़े इंटरवल को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पर हमसे एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हैं, और जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्टडी कर रहे हैं तो वहां से हमको इंस्टेंटेनियस स्टडी करवाते हैं। और यहां पर अब हम लोग जो नोटेशंस यूज करेंगे, एक हम लोग यूज करेंगे डेल्टा जिससे ग्रेटर चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होगा डी जिससे हम लोग स्मॉलेस्ट चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां भी मैं लिखूंगा डेल्टा एस मतलब ग्रेटर चेंज इन पोजीशन, और जहां भी मैं लिखूंगा डी एस मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन पोजीशन। एंड सिमिलरली फॉर डेल्टा टी एंड डी टी, डेल्टा टी मतलब ग्रेटर चेंज इन टाइम और डी टी मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम। इन टर्म्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लें ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों अब मुझे यहां से यहां तक की स्टडी करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना चाहिए जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली क्या, सीकेंट। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन तो क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही है? यस। और अगर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो बच्चों अगर इस सीकेंट की आप देखें तो ये टाइम एक्सिस से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तो अगर हम लोग उसका एंगल यहां पर मार्क कर दें, मान लीजिए वो एंगल कितना है, थीटा। तो बच्चों थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। नोटिस कीजिए बच्चों t1 से t2 तक का जो भी गैप होगा उसको मैंने डेल्टा t से डिनोट कर दिया, दैट इज t2 माइनस t1। और ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, s1, और ये लेंथ कितनी है, s2। तो गैप कितना हो जाएगा, डेल्टा s यानी कि s2 माइनस s1। तो बच्चों अगर मुझे इस सीकेंट की स्लोप कैलकुलेट करनी है तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा से। तो बच्चों स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है डेल्टा s और बेस कितना है, डेल्टा t। तो बच्चों डेल्टा s अपॉन डेल्टा t दैट मींस टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, v एवरेज। क्या बन जाएगा ये, एवरेज। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी किसी ग्राफ में आप सीकेंट की स्लोप निकाल रहे हैं, हम ग्राफिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी ग्राफ में सीकेंट की स्लोप निकाल रहे हैं तो सीकेंट की स्लोप हमेशा हमको एवरेज वैल्यू निकाल कर देती है, जो कि एक बड़े इंटरवल की स्टडी होती है। बट अब हमसे बोला गया कि हमें इतने बड़े इंटरवल की स्टडी नहीं करनी, अब हमें एक बहुत छोटे से इंटरवल की स्टडी करनी है। वो इंटरवल या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना छोटा है कि अब हम उसको इंटरवल भी ना बोलते हुए एक छोटे से इंस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक एक पलक झपकते ही ऑब्जर्वेशन कर लेना। तो हम लोग इसको एक बड़ा इंटरवल ना मानते, एक बहुत स्मॉलेस्ट इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट लाइक एन इंस्टेंट। तो नोटिस कीजिए बच्चों, अब इसी ग्राफ को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं एक इंस्टेंट के लिए, मान लेते हैं कि अगेन हमको सेम मोशन का एसटी ग्राफ दिया है और सिमिलर ग्राफ मैंने यहां पर बना कर रख दिया है, ये ओरिजिन है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है दो पॉइंट्स पर स्टडी कीजिए। मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट यहीं खत्म कर दिया। मतलब जैसा बोला ना, पलक झपकते ही हमने अपना ऑब्जर्वेशन कर लिया। मतलब इतना छोटा इंटरवल कि आप उसको इंटरवल ना बोलते, एक छोटा सा इंस्टेंट बोलेंगे। तो बच्चों ये दो पॉइंट है, पर ये इतने पास है कि मैं इनको दो ना मानते हुए सिंगल पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहा हूं। तो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम लोग यहां पर डिफाइन करें तो इनके बीच का गैप जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसको मैं यहां पे dt से डिनोट कर रहा हूं। पहले गैप बड़ा था तो डेल्टा t, अब गैप बहुत छोटा है तो हम लोगों ने इसको पहले ही बात कर लिया, क्या लिखेंगे, dt। और बच्चों टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम है तो पोजीशन में चेंज भी बहुत नेग्लिजिबल आया होगा, इसलिए हम लोग डेल्टा s लिखने की बजाय इसको क्या लिख देते हैं, ds। तो बच्चों जैसा हम लोगों ने बोला कि अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन खींचें तो आप नोटिस करेंगे कि अब ये जो लाइन होगी वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगी, एंड दिस लाइन नोन एज टेंजेंट। दिस लाइन नोन एज टेंजेंट। जो ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या थी, सीकेंट, और जो एक पॉइंट पे टच करते हुए निकली उसको हम लोगों ने क्या बोला, टेंजेंट। और इसकी स्लोप अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वापस से बच्चों यहां पर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक बहुत छोटा सा ट्राइंगल, जैसे एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा था ऐसे यहां पर एक बहुत छोटा सा ट्राइंगल बनेगा और उसमें परपेंडिकुलर होगा ds और ये क्या होगा, dt। बच्चों ds के लिए अगर बात करें तो वेरी स्मॉलेस्ट चेंज इन पोजीशन, एंड dt का मतलब अगेन वेरी स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम, और इसको हम लोग कंबाइनली क्या नाम देंगे, v इंस्टेंटेनियस।
हम लोग डिफरेंशिएशन में करते भी है ना ऐसा कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब भी हमें आगे अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हम कहीं ना कहीं इस मैथमेटिकल टर्म का और एवरेज के लिए इस मैथमेटिकल टर्म का यूज करेंगे। बट समरी हमने ग्राफ में क्या सीखी, सीकेंट की स्लोप बताएगी एवरेज और टेंजेंट की स्लोप बताएगी इंस्टेंटेनियस। अब इसी को हम लोग अब रिलेट करते हैं अपनी डेफिनेशन से, पढ़ते हैं आगे। Average speed. The average speed of a particle for a given time interval is defined as a ratio of total distance traveled to the total time taken. Average speed का मतलब जितना भी आप टोटल चले हो, जितना डिस्टेंस आपने एक्चुअल कवर करा है और जितने टाइम में कवर करा है, उन दोनों का रेशियो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसको सर ने रिप्रेजेंट भी करा, एवरेज स्पीड इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो एवरेज स्पीड हो गई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और आप यहां से यूनिट देख भी सकते हो, दैट इज ऊपर डेल्टा एस मीटर, डेल्टा टी सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर सर ने बताया था उस क्षण, पलक झपकते, तो क्या कहेंगे, उस क्षण पर स्पीड क्या है, उसको क्या बोल दिया अपन ने, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सोचो सर ने वहां पर ग्राफिकल आपको शो करा था और आंसर क्या था, ds बाई dt। अगर मैं इसी से उसको रिलेट करूंगा तो कैसे बन सकता है, तो ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, इसमें अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसके अंदर अपन बोलते हैं लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो t की वैल्यू है टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटी सी है। तो अगर अपन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोल देते हैं, इसका मतलब जो डेल्टा टी की जो चेंजेस है वो बहुत छोटे से, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो आंसर आएगा ds बाई dt। और ये ds बाई dt आपको क्या बताएगा, v इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ds बाई dt। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है, सोच समझ के आंसर देना। गाड़ी का जो माइलोमीटर होता है, जो वहां पर अपने को स्पीड शो करता है, वो स्पीड एवरेज स्पीड होती है या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिकॉज आप जिस भी क्षण पर वहां देख रहे हो, तो अगर वो निडल वाली है तो जो निडल जहां पॉइंट आउट कर रही है वो आपकी उस क्षण की, उस इंस्टेंट की स्पीड है। और अगर वो डिजिटल है तो जो भी इस पर नंबर्स लिखे आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट या उस पर्टिकुलर क्षण की आपकी स्पीड है। तो हमेशा आपको क्या शो करती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल। तो बच्चों देखिए, जैसा सर ने आपको डिस्कस किया एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड आर्टिकल से क्वेश्चन होता है तो वो जनरली एवरेज स्पीड पर होता है। आप वर्डिंग्स को पहचानिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स। ध्यान से सुनेगा, इन 5 सेकेंड्स। इन 5 सेकेंड मतलब 0 से 5 सेकेंड, एक बड़ा इंटरवल है। तो यहां पे जो स्पीड पूछ रहे हैं वो कौन सी है, एवरेज। और एक क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बच्चों इन 5 सेकेंड था तो 0 to 5, और एट 5 सेकेंड मतलब पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे। तो आपको वर्डिंग से पहचानने हैं कि हमसे एवरेज पूछा जा रहा है या इंस्टेंटेनियस। तो उसी में बच्चों आगे बढ़ते हैं एक स्पेशल केस की तरफ, और ये केस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपने एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, when a particle moves with different uniform speeds v1, v2, v3 and so on vn in different time intervals like t1, t2, t3 and so on tn respectively, then its average speed over the total time of journey is given as। बच्चों मान लेते हैं कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसके स्ट्रेट लाइन मोशन को हमने यहां पर शो कर रखा है। चेक कीजिए कैसे। बच्चों मान लीजिए पार्टिकल ने, जैसा क्वेश्चन में बोला कि t1 टाइम v1 स्पीड से चलता है, t2 टाइम के लिए v2 से चलता है, t3 टाइम के लिए v3 से चलता है, एंड सो ऑन tn टाइम के लिए वो vn से चलता है। तो इसकी पूरी जर्नी का हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जब हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो बस एक बात दिमाग में रखिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए वही एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब जो मैं पूछता जा रहा हूं उसको आंसर दीजिए। बच्चों ये जितने भी इंडिविजुअल इंटरवल्स आपको दिए हैं, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या हमें टोटल टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल। तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो बच्चों ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन प्लस tn। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया? टोटल टाइम। अब बच्चों हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? डिस्टेंस। और आप नोटिस कर रहे हैं पूरे डायग्राम में या पूरे केस में हमको डिस्टेंस लिखकर नहीं दी है, पर क्या डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है? बिल्कुल।
अगर हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों हर एक इंटरवल की स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां की डिस्टेंस, सिमिलरली यहां और यहां निकाली जा सकती है, और सबको एट लास्ट ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन प्लस vn tn। ये निकल गया एवरेज स्पीड। बच्चों आपके सामने जो चीज लिखी हुई है, ध्यान रखें, वो कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको रटना है, ये सिर्फ एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जिसमें सिखाया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप इस तरह से डिस्टेंस निकाल के टाइम्स टोटल से डिवाइड करके आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है बच्चों इसी का। बिल्कुल सर। और वो इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल एक जर्नी कर रहा है जिसमें उसने टोटल टाइम को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब है क्या, चेक कीजिए। मान लीजिए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है और फर्स्ट हाफ टाइम वो v1 स्पीड से चला और नेक्स्ट हाफ टाइम वो v2 स्पीड से चला है। मान लो कि हम 1 घंटा जर्नी कर रहे हैं और पहले आधा घंटा हम v1 से चले हैं और अगले आधे घंटे हम लोग v2 से चले, मतलब टोटल टाइम को हमने इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ये इक्वल इंटरवल्स कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, वो एज पर क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों t/2 प्लस t/2, टोटल टाइम इज t। बिल्कुल बच्चों, अब डिस्टेंस गिवन नहीं है तो क्या करें, डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड v1 टाइम t/2, स्पीड v2 टाइम t/2, क्या कॉमन आया बच्चों, t/2, ऊपर बचा v1 प्लस v2 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक t है, ये कैंसिल, तो एवरेज स्पीड आ गई कितनी, v1 प्लस v2 अपॉन 2। बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अरिथमेटिक मीन। और ये जो अरिथमेटिक मीन है वो हमें कब अप्लाई करना है, जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। अगर यहां पे t/2 और t/2 की जगह t/3 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 होते तो फिर हम लोग क्या करते, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, और 4 इंटरवल्स होते तो लास्ट में जोड़ देते प्लस v4 और डिनोमिनेटर में कर देते 4। पर ये कब एप्लीकेबल है, जब टाइम इंटरवल इक्वल है। और टाइम इंटरवल अगर इक्वल नहीं दिए जाए, मेथड अपने पास है, क्योंकि ये मेन चीज है। निकाला अगर हम लोगों ने इस रिजल्ट को है तब भी अपन ने इसी मेथड से निकाला है, तो मेथड इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज बस ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ी सी टाइम सेविंग होती है, वो डिपेंड करता है कि अपने सामने कैसा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट स्पेशल केस है व्हेन अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स डिफरेंट डिस्टेंसेस s1 s2 s3 एंड सो ऑन अप टू sn with speeds v1 v2 v3 and up to vn respectively, then the average speed of particle over total distance will be given as। अब ध्यान देना, एवरेज स्पीड ढूंढनी है इस टोटल डिस्टेंस के लिए। वापस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसा सर ने आपको पहले बोला था। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो s1 s2 s3 सब कुछ दे रखे हैं, पर इस बार टाइम का यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, अगर टाइम गिवन नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले केस में अपने क्या निकाला था, डिस्टेंस। एग्जैक्टली डिस्टेंस निकालना। इस वाले केस में क्या निकाल रहे, टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, पर यहां पर टाइम गिवन नहीं है। अगर स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों यहां पर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो देखो पहले वाले का जो टाइम होगा उसको t1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो t1 की वैल्यू क्या होगी, s1 अपॉन v1। दूसरे लिख लिए t2, तो यहां पर लिख देता हूं मैं t1 is s1 अपॉन v1, सिमिलरली t2 इक्वल्स टू s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन करते करते tn इक्वल्स टू sn अपॉन vn। तो बच्चों देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या लिख सकता हूं मैं, s1 प्लस s2, हर इंडिविजुअल जो पाथ है उन सबको ऐड कर दिया, कहां तक, टिल sn तक, और लास्ट में अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब बेटा t1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2, ऐसे करते करते sn अपॉन vn। अब बच्चों ये आपस सर ने जैसा कहा था, मेन फॉर्मूला तो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस उसके थ्रू अपन मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंग। अब बच्चों यहां पर एक और अच्छा सा केस बन सकता है।
सपोज यहां पर S1, S2, S3, Sn सब इक्वल होते हैं। मैंने क्या कहा, S1, S2, S3, Sn इन सब की वैल्यू इक्वल टू Sn इक्वल टू x मान लेता हूं मैं कि सबकी वैल्यू x होती, तब क्या होता। सोचो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसे करते करते n टाइम्स तक करता, तो क्या लिख सकता था मैं इसको, x प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसे करते करते कब तक, n टाइम तक। तो क्या यहां पर n वाला क्या होगा, x आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम, तो क्या लिखता, x बाय v1 x बाय v2, ऐसे n वाले के लिए x बाय vn। अब सोचो n बार x को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, nx, और नीचे से x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 बाय v1 1 बाय v2, ऐसा करते करते कब तक, 1 बाय vn। क्या x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ऐसा करते करते टिल 1 अपॉन vn। अब बच्चों यहां से रिजल्ट क्या याद रखना है अपने को, यहां से ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर मान लो आपसे बोला गया ये कोई पर्टिकुलर कार, कोई पर्टिकुलर व्हीकल आपको इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर वो इक्वल डिस्टेंस 3 पार्ट में कवर कर रहा है। पहले पार्ट में भी 5 मीटर चला, दूसरे पार्ट में भी 5 मीटर चला, तीसरे पार्ट में भी 5 मीटर चला, पर उन तीनों पार्ट में उनकी कुछ अलग अलग स्पीड हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, एवरेज निकालने के लिए। तो मैंने बोला जितने पार्ट में भी वो चल रहा है उतनी वैल्यू यहाँ पर, वो 3 पार्ट में चला तो n की वैल्यू 3, और यहां पर सिर्फ उसके 1 बाय v1 1 बाय v2 और 1 बाय v3 पे आके रुक जाएंगे, और v1 v2 v3 उन इंडिविजुअल तीनों पार्ट की स्पीड्स है, रेस्पेक्टिव स्पीड्स वो यहां पर पुट कर देंगे। मान लो 2 पार्ट होते तो क्या लिखता मैं, 2 पार्ट होते पे लिखता एवरेज इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 पार्ट, उन दोनों पार्ट में जो इंडिविजुअल स्पीड है वो ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो इसको अपन एक और टर्म देते हैं, जैसे सर ने पहले वाली टर्म को क्या बोला था, अरिथमेटिक मीन, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन। इसका मतलब एवरेज स्पीड जो होगी वो यहाँ पर हार्मोनिक मीन होगी। तो आपको क्या याद रखना है, टाइम इंटरवल्स इक्वल हो तो अरिथमेटिक मीन, और अगर डिस्टेंसेस के जो पार्ट है वो इक्वल हो तो वो क्या होंगे, हार्मोनिक मीन। और टाइम पर कोई भी चीज एकदम से याद नहीं आए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो सबसे बेटर तरीका है। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ पर्सन मूव्स विद स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट, then with speed 60 km per hour for next 20 minutes, and with speed 50 km per hour for last 20 minutes, find his average speed। अब बच्चों यहाँ पर क्या चीज आपने नोटिस करी, पहले भी 20 मिनट था, उसके बाद भी 20 मिनट, उसके बाद भी 20 मिनट, मतलब तीनों के टाइम इंटरवल सेम है, और टाइम इंटरवल सेम है तो सर की शॉर्ट ट्रिक काम ले लेते हैं एवरेज स्पीड की, दैट इज अरिथमेटिक मीन। तो क्या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तीनों स्पीड का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। अब v1 की वैल्यू आपको गिवन है 55, v2 60 एंड v3 50, तो लिख देते हैं 55 प्लस 60 प्लस 50 अपॉन 3, तो यहां पर आ जाएगा 165 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है, अ पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर ही मूव्स विद स्पीड 20 एंड रिमेनिंग 50 मीटर विद स्पीड 40, फाइंड एवरेज स्पीड। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, पहले 50 मीटर जो है यानी कि किससे चला है 20 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 50 मीटर किससे चला है 40 से। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर वही जो सर ने आपको बताया था कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस में अगर वो डिवाइड कर दिया है टोटल पार्ट को, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन। एंड हार्मोनिक मीन के अकॉर्डिंग अगर 2 पार्ट है तो क्या लगाएंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों v1 को हम लोग मान लेते हैं कितना, यहाँ पर 20 और v2 मान लेते हैं 40, तो 20 और v2 है 40 अपॉन कितना हो जाएगा 20 प्लस 40। सॉल्व करते हैं बच्चों, यहां पर ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1600, या इसको ऐसा ही रहना, चलिए ठीक है 1600, और ये कितना हो जाएगा 60, ये 0 से 1 0 कैंसिल, बच्चों ये हो जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। हुआ है, अ पर्सन मूव्स सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 4 and remaining half distance he moves first half time with speed 3 and remaining half time with speed 5, find his average speed।
तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायग्राम में समझते हैं। आइए मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है और यहां पर उसमें बोला गया कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस लेट एस बाई 2, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहां पर मार्क कर दिया। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में बच्चों क्वेश्चन में कंडीशन बना दी है और उस कंडीशन में क्या बोला गया है कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में वो आधा टाइम तो किसमें, आधा टाइम तो किससे चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ टाइम वो किससे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। और इस जर्नी की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो मान लेते हैं कि अपन इसमें एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हम 100 किलोमीटर चल रहे हैं, तो पहले 50 किलोमीटर हम लोग चले 4 से और अगले 50 किलोमीटर हम लोग आधे टाइम तो चले 3 से और आधे टाइम हम चले किससे, 5 से। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो बच्चों ये वाला हिस्सा जो है वो पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हमने सीखा बच्चों ये हाफ टाइम है, ये कैसा टाइम है, हाफ टाइम। तो हाफ टाइम की अगर एवरेज स्पीड हम लोग निकालें, मान लीजिए मैंने वी डैश से मार्क कर दिया एवरेज स्पीड को, तो बच्चों अगर हम लोग हाफ ऑफ टाइम के लिए अगर बात करें तो क्या सीखा था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, तो कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन में क्या करेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब हमारा डायग्राम सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ऑब्जर्व कीजिए अब ये डायग्राम कन्वर्ट कैसे हो चुका है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में ये कितना है, 4 और इसमें भी कितना है, 4। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो बच्चों अभी अभी सर ने आपको बताया कि जब इक्वल टाइम होते हैं तो अरिथमेटिक और इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो क्या लगाएंगे, हार्मोनिक। और हार्मोनिक मीन अगर इसमें लगाएंगे तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, हार्मोनिक मीन अगर 2 के लिए है तो क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो बच्चों v1 और v2 की जगह इसको नाम दे देते हैं v डैश और इसको नाम दे देते हैं v डबल डैश। तो अब अपन इसको अगर सॉल्व करें तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वैल्यू प्लेस करना है ओनली 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो बच्चों 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है।